इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि आपकी जो पसंदीदा कहानियां हैं, उनमें महिलाओं का आखिर किस तरह से दिखाया गया है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के जरिए, और इसमें हमारा गाइड होंगी मैगी हिम। देखिए, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मतलब है बस किताबों में स्ट्रॉन्ग मजबूत महिला किरदारों को ढूंढना। लेकिन क्या ये इतना ही है? असल में ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आज हम देखेंगे कि ये विषय कितना गहरा और ज़रूरी है, और ये कैसे हमें लिटरेचर को एक बिल्कुल कंप्लीटली नई नज़र से देखना सिखाता है। तो हम मागी के विचारों को समझने वाले हैं। उनकी ये जो किताब है ना, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। एक ऐसी गाइड जो सिखाती है कि लिटरेचर का फेमिनिस्ट एनालिसिस असल में किया कैसे जाता है। ये हमें वो औजार, वो टूल्स देती है जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम का जो सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प आइडिया है, वो ये है कि वो हमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को समझने के लिए एक टूल बॉक्स की मेटाफर देती हैं। एक टूल बॉक्स। जरा एक औजारों के बक्से में बारे में सोचिए। उसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार होते हैं, है ना? जैसे एक हथौड़ा, एक पेचकस, एक आरी। हम कहते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई एक थियरी नहीं है, बल्कि ये लिटरेचर को जेंडर के नजरिए से समझने के लिए अलग अलग एनालिटिकल टूल्स का एक पूरा कलेक्शन है। तो सवाल उठता है कि इन टूल्स का, इन उपकरणों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आखिर इस टूल बॉक्स को यूज करने का मकसद क्या है? चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्रिटिसिज्म के मेन गोल्स क्या हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये टूल्स हमें ये देखने में मदद करते हैं कि पुरुष प्रधानता यानी पितृसत्ता कहानियों और कविताओं में कैसे दिखाई जाती है और कैसे उसे चैलेंज किया जाता है। ये हमें उन महिला लेखिकाओं को फिर से खोजने में मदद करते हैं जिन्हें शायद इतिहास ने भुला दिया। और सबसे ज़रूरी ये समझने में मदद करते हैं कि एक लेखक या पाठक का पुरुष या महिला होना उनके लिखने और पढ़ने के तरीके को कैसे कितना ज़्यादा प्रभावित करता है। तो चलिए अब इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और अंदर के कुछ मेन टूल्स या कह सकते हैं मेथोडोलॉजीज को और करीब से देखते हैं। याद रखिए, हर टूल का अपना एक खास काम है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये अलग अलग अप्रोचेस को कंपेयर करती है। जैसे लिबरल फेमिनिज्म ये देखेगा कि क्या महिला किरदारों को स्टीरियोटाइप्स में बांधा गया है। वहीं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एक महिला की समस्याओं को उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी आर्थिक स्थिति से जोड़ता है। सोचिए सिंड्रेला के बारे में, जिसकी पूरी कहानी उसकी गरीबी से जुड़ी है ना? और साइको एनालिटिक फेमिनिज्म तो भाषा की गहराई में जाकर देखता है कि क्या लैंग्वेज, क्या भाषा खुद ही पुरुष प्रधान है। और ये अंतर डिफरेंस के इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। ब्लैक फेमिनिज्म हमें याद दिलाता है कि एक अश्वेत महिला का जो एक्सपीरियंस है वो नस्लवाद के कारण एक श्वेत महिला से बहुत अलग होता है। वहीं दूसरी तरफ रेडिकल फेमिनिज्म से बराबरी नहीं चाहता, बल्कि वो पितृसत्ता के पूरे ढांचे को, पूरे स्ट्रक्चर को रिजेक्ट करके एक महिला केंद्रित दुनिया की कल्पना करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि औरत का अनुभव एक जैसा नहीं होता। देखिए, पहले के ज़्यादातर क्रिटिक्स सिर्फ ये देखते थे कि पुरुष लेखक महिलाओं को अपनी किताबों में कैसे दिखाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत ही खास टूल बनाया गया, जाइनो क्रिटिसिज्म। ये टूल पुरुषों की लिखी किताबों को एक तरफ रख देता है और अपना पूरा ध्यान 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा लिखे गए साहित्य पर करता है। उनकी हिस्ट्री, उनकी थीम्स और उनके लिखने का अंदाज कैसा है, ये सब। एलेन शोवाल्टर, जिन्होंने गाइनो क्रिटिसिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने महिला लेखन के विकास को 3 स्टेजेस में देखा। पहला था फेमिनिन स्टेज, जिसमें महिला लेखिकाएं पुरुषों के लिखने के तरीके की नकल करती थीं। फिर आया फेमिनिस्ट स्टेज, जहां उन्होंने पुरुषवादी स्टैंडर्ड्स का विरोध करना शुरू किया। और आखिर में आया फीमेल स्टेज, जहां उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपनी एक यूनिक स्त्री विशेष आवाज और अनुभव की खोज शुरू की। तो ठीक है, हमारे पास ये सभी शानदार टूल्स हैं, लेकिन जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम असल में उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड भी देती हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगली बार जब आप कोई कहानी पढ़ें तो खुद से ये सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं कहानी के दिए गए संदेश को बस चुपचाप मान रहा हूं, या मैं रेजिस्टेंट रीडिंग करके पुरुषवादी नजरिए पर सवाल उठा सकता हूं? दूसरा, अगर मैं किसी क्लासिक को दोबारा पढ़ूं तो क्या मुझे ऐसी महिला किरदार दिखती हैं जिन्हें या तो चुप करा दिया गया है या हाशिए पर धकेल दिया गया है? तीसरा, क्या लेखिका की भाषा में कुछ खास है? क्या वो एक्रिच्यूर फेमिनिन का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी लिखने का एक ऐसा तरीका जो ट्रेडिशनल पुरुषवादी भाषा के नियमों को तोड़ता है? और आखिर में, लेखिका किन सामाजिक और ऐतिहासिक हालातों में लिख रही थी? इस सारे एनालिसिस के बाद ये सवाल उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? इस फेमिनिस्ट टूल बॉक्स का उपयोग करने का बड़ा इम्पैक्ट क्या है? ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज तो नहीं है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है?
द बिग पिक्चर ये है कि यह हमें यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि किन किताबों को क्लासिक्स या महान साहित्य कहा जाता है और उन्हें चुना किसने। ये हमें याद दिलाता है कि महिलाओं के अनुभव डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं। क्लास, रेस और सेक्सुअलिटी ये सब मायने रखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये पावर लेखक से छीनकर आपको यानी पाठक को देता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को नए तरीकों से इंटरप्रेट करें। ये जो विचार है ना, ये इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। जब आप एक पाठक के तौर पर सही सवाल पूछते हैं तो आप उस टेक्स्ट में छिपे हुए फेमिनिस्ट पोटेंशियल को असल में उजागर करते हैं। एक तरह से आप कहानी को पूरा करते हैं। तो अब जब आपके पास ये नया टूल बॉक्स आ गया है, तो आप कौन सी कहानी या उपन्यास को इन नए औजारों के साथ दोबारा पढ़ना चाहेंगे? क्या आप किसी फेरी टेल को एक अलग नज़र से देखेंगे या फिर किसी क्लासिक नॉवेल को? जरा सोचिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।